यूं ही नहीं कोई रतन टाटा बन जाता है। कहते हैं ना, इंसान की खूबियों की असली परीक्षा तब होती है जब वह मुसीबतों से घिरा होता है। रतन टाटा की जिंदगी में भी कई बार मुश्किल वक्त आया, लेकिन उन्होंने हर बार मुश्किलों का मजबूती से सामना करके मिसाल कायम की। यह बात है साल 1998 की, जब टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका बाजार में उतारी थी। दरअसल रतन टाटा ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन लॉन्च होने के बाद इस कार को उम्मीद के मुताबिक रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुझाव दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा को हामी भरनी पड़ी। इसके बाद वह कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। पूरी मीटिंग में बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ रुखा व्यवहार किया और कहा कि जिस बिजनेस की आपको जानकारी नहीं है, उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। यह कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। बिल फोर्ड के ये शब्द रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। वह वहां से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल करके चले आए। बिल फोर्ड का बर्ताव उन्हें काफी परेशान कर रहा था। रतन टाटा कई दिनों तक परेशान रहे। इसके बाद उन्होंने टाटा मोटर्स को न बेचने का फैसला किया और पूरी शिद्दत से कंपनी को फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचाने की तैयारी में जुट गए। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोला। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। यही नहीं, इस वाकये के 9 साल बाद साल 2008 में जब फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई, तब रतन टाटा ने फोर्ड की जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 अरब डॉलर में खरीद लिया। इस किस्से ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यूं ही कोई रतन टाटा बन जाता है। साल 1937 में जन्मे रतन टाटा का पालन पोषण 1947 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा साल 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बी आर्क की डिग्री प्राप्त की थी। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉस एंजल्स में जोन्स और इमंस के साथ कुछ समय काम किया। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया था। वह 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। रतन टाटा की उल्लेखनीय यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने साल 1991 में ऑटोमोबाइल से लेकर स्टील तक के विभिन्न उद्योगों में फैले टाटा समूह की बागडोर संभाली। साल 1996 में उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करवाया, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। रतन टाटा के नेतृत्व में ऐतिहासिक अधिग्रहण टेटली 2000 टाटा टी द्वारा 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया गया। यह भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था। कोरस 2007 टाटा स्टील ने 6.2 अरब पाउंड में यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। यह भारतीय स्टील उद्योग का अब तक का सबसे बड़ा सौदा था। जगुआर लैंड रोवर 2008 टाटा मोटर्स ने 2 अरब 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर में प्रतिष्ठित ब्रिटिश कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यह सौदा टाटा मोटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, लिए एक बड़ी सफलता साबित हुआ और कंपनी को वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में मजबूती दी। रत्न टाटा हैं कौन और क्या करते हैं, ये तब पता चला जब हम टीनेज में थे और अचानक न्यूज आने लगी कि अब बस 1 लाख रुपए में कार मिलने वाली है। तब साइकिल से घूमने वाला मैं सोचता था कि अच्छा, 1 लाख इतने कम होते हैं, एक कार के लिए कि सब खुश हो जाएं। टाटा साहब मुंबई से शुरुआती पढ़ाई करके बाहर निकले तो सीधे अमेरिका पहुंचे। वहां एक कल्चर है कि जो मिडिल क्लास भी सस्ती टिकाऊ सेकंड हैंड ही सही, पर कार जरूर रखता है। ये दृश्य लेकर रत्न जी जब टाटा नगर प्लांट पर काम करने आए तो मजदूरों का ट्रांसपोर्टेशन देख उनका दिल पिघल गया।
1962 की बात करें, अपने देश में तब साइकिल भी बड्डी चीज थी। लोग या तो पैदल सफर करते थे या रेल भरोसे। तो किफायती कार लाने का सपना रत्न टाटा ने बहुत पहले देखा था। उनको ऐसा लगता था कि अगर मैं एक रिजनेबल दाम में 4 पहिया ले आऊं तो हर घर में टाटा कार पहुंच सकेगी। अमूमन व्यापारी मुनाफा देखते हैं, बड्ढे सपने देखते हैं, बड्ढे मर्जर देखते हैं। पर टाटा साहब की आदत थी कि वो लोगों को देखते थे, जरूरतें देखते थे। टाटा के जैगुआर लैंड रोवर से मर्जर की खैबरें भी बहुत उछली थीं। फिर टाटा मर्सिडीज भी लेकर आए थे, जो सन 2000 के आसपास शायद 25 लाख की थी। लेकिन 2008-9 में टाटा नैनो का आना हर मध्यम वर्गीय 10,000 से नीचे की तनख्वाह पाने वाले की आंखें चमकाने वाली कहरबढ़ थी। टाटा नैनो आई भी, शुरुआत में खूब बिकी भी, लेकिन फिर सस्टेन न हो सकी। इसका कारण बहुत सिंपल था। मेरी माँ बहुत खुश होकर बोली थी कि लखटकिया कार आ गई है, अब तो हम भी ले लेंगे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं ली। जो इतने सक्षम थे कि खड़े पैर लाख रुपए देकर कार खरीद लेते, उन्होंने लोन लेकर दूसरी गाड़ियां ली, पर नैनो नहीं ली। नतीजतन एक सुंदर, क्यूट पर थोड़ी तंग और जटिल गाड़ी धीरे धीरे बिकनी बंद हो गई। लेकिन रत्न टाटा का हौसला नहीं टूटा। एक समय आया जब उन्होंने कंपनी साइरस मिस्त्री को हैंडओवर कर दी। ये भी अपने आप में एक न्यूज़ थी कि पहली बार टाटा समूह का चेयरपर्सन कोई टाटा नहीं, बल्कि मिस्त्री हुआ। हालांकि साइरस से कंपनी नहीं संभली, फिर वह खुद भी न रहे। लेकिन खासकर नैनो को लेकर रत्न टाटा साहब ने एक शिकायत भी की थी, और वो यूं थी कि ओला कैब्स टाटा मोटर्स से बार बार अनुरोध कर रहे थे कि हमें सेंट्रो और नैनो गाड़ियां करीब 10,000 पीस चाहिए, पर टाटा की तरफ से कोई कायदे का जवाब नहीं मिला। जबकि मारुति सुजुकी की मार्केटिंग सेल्स टीम दिन रात ओला के पीछे लगी थी, जिसका परिणाम रहा कि वैगन आर और स्विफ्ट डिजायर अब कोई आम आदमी खरीदता ही नहीं, क्योंकि वो कैब वालों की गाड़ियां लगती हैं। ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल ने बताया था कि वो 10,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख नैनो और सेंट्रो का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था। पर खैर, मिस्त्री ने सफाई में बस इतना कहा था कि तब वो उबर के साथ डील कर रहे थे और ओला का प्रपोजल उबर के मुकाबले बहुत छोटा था। बहरहाल, न माया मिली न राम। ओला ने मारुति का हाथ थामा और उबर ने टाटा से कोई डील नहीं की। नतीजतन नैनो और सेंट्रो दोनों ही बंद हो गईं। पर खुशी की बात कि पिछले साल खबर मिली कि नैनो इलेक्ट्रिक फॉर्म में आएगी और बाकी हर इलेक्ट्रिक कार से बेहतर होगी। मैं इंतजार तो ऐसे कर रहा हूं जैसे ले ही लूंगा। पर सच बताऊं तो मुझे इंतजार नैनो से ज्यादा रत्न टाटा साहब के उस सपने का है जो उन्होंने अपने लिए नहीं, देश के लिए देखा। ऐसे आदमी का सपना सच होना ही चाहिए। जो आदमी कभी हार न माने, जो बिजनेसमैन कमाई का बड़ा हिस्सा नंबर 1 बनने में नहीं बल्कि परोपकार में खर्च करे, जो उद्योगपति ताज की रिपेयरिंग पर एक कोटेशन सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दे कि ये देश के खिलाफ है, तो ऐसे आदमी का सपना सच होना ही चाहिए। टाटा नैनो 2.0 हिट होनी चाहिए। यूं भी 28 दिसंबर को जन्म लेने वालों के सपने कहां रुकते हैं, देर सबेर पूरे होते ही हैं। टाटा साहब अपनी उम्र पूरी करके गए, अब उनके सपने को पूरी उम्र मिलेगी। दुनिया कहती है कि आदमी की पहचान उसके काम से होती है, उसके धंधे से होती है, पर टाटा साहब की पहचान उनके आचरण से थी और हमेशा रहेगी। प्यार में टूटने के गम के बाद सफलता का स्वाद रतन टाटा से बेहतर कौन जान सकता है। सिमी और रतन टाटा के लंबे समय के रिश्ते के बारे में सुनकर हर कोई हैरान है। रतन टाटा और सिम्मी ग्रेवाल का रिश्ता बहुत पुराना और साजिशपूर्ण था। बेहद ग्लैमरस टैलेंट और एवरग्रीन एक्टिंग के लिए मशहूर सिमी ग्रेवाल की बायोग्राफी अनोखी और विवादों से भरी है। उनका रिश्ता विवादों से भरा रहा, जिसमें रतन टाटा जैसे प्रमुख व्यक्तियों के साथ उनका रिश्ता भी शामिल था। शायद यही वजह है कि रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और अकेले ही जीवन गुजार रहे हैं। रसोई से लेकर आसमान तक टाटा का ही राज्य है। इसे आगे बढ़ाने में रतन टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रतन टाटा ने बहुत मेहनत की है। सारा देश आज रतन जी के जाने से दुखी है। रतन टाटा का एक दिलचस्प किस्सा उस समय सामने आया था जब उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से पूछा, क्या यहां सिर्फ हिंदुओं का ही इलाज होगा? यह सवाल उन्होंने एक अस्पताल के उद्घाटन के दौरान किया, जो आरएसएस द्वारा स्थापित था।
गडकरी ने तुरंत जवाब दिया कि यह अस्पताल सभी के लिए है, सभी धर्मों के लोगों का इलाज होगा। गडकरी ने टाटा को यह समझाने में सफल रहे कि उनका योगदान टाटा मेमोरियल अस्पताल के माध्यम से कितने लोगों के जीवन को छू चुका है। इसके बाद रतन टाटा गडकरी के साथ अस्पताल के उद्घाटन के लिए राजी हुए। यह घटना न केवल रतन टाटा की सामाजिक भावना को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि किस प्रकार नेतृत्व में संवेदनशीलता और समावेशिता आवश्यक है। रतन टाटा का योगदान और उनकी सोच हमेशा याद की जाएगी। शत शत नमन। रतन टाटा के पालतू कुत्ते ने भी उनके अंतिम दर्शन किए। अपने पालतू कुत्ते की वजह से ही रतन टाटा ने ब्रिटेन के प्रिंस का न्योता ठुकरा दिया था। रतन टाटा का पालतू कुत्ता गोवा भी उनकी अंतिम विदाई के दौरान बहुत भावुक नजर आया। उनके पार्थिव शरीर के समीप गोवा को रखा गया।